हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने साइंस के 160 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस ज़रूर देख लें। अभी हम इस 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें क्या होता है? रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। रासायनिक जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनसे मिले हुए दो विभिन्न तत्व होते हैं, भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, क्या कहलाता है? वो विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है, जिसमें जीवधारियों का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? फाइ फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा का क्या मात्रक होता है? जूल। यहाँ पर बात करते हैं हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? जो एसआई पद्धति होती है मात्रकों की, वो कब लागू की गई? 1971 में वो लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 6, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कैसा हो जाता है? घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया गया है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया गया है पर्यावरण का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 10, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर्स हैं वो मैं बताता हूँ आपको, जो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर। जैसे हम बात करते हैं एपी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। वर्मी कल्चर केचुआ पालन या किस केचुआ को केचुआ क्या होता है? किसान का मित्र केचुए को कहा जाता है। और वीटी कल्चर अंगूर की खेती जो की जाती है तो उसको वीटी कल्चर बोलते हैं। ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन को हम ओलेरी कल्चर बोलते हैं। ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है सब्जी उत्पादन। और पीसी कल्चर मछली पालन, मछली जो पालते हैं उसको मछली पालन जो क्या कहलाता है? वो पीसी कल्चर कहलाता है। और हॉर्टिकल्चर बागवानी उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण किसके बराबर होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी कण है? यहाँ पर ये ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन हटा दिया है। तो न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के क्या क्या अवयव होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरी कल्चर कहलाता है। मैंने बात की है किसका? एपी कल्चर इसको कहते हैं मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। वर्मी कल्चर किससे का होता है? केचुआ पालन होता है। और वीटी कल्चर अंगूर की खेती। ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन। और पीसी कल्चर मछली पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहीं पर हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध है। संबंध बल कौन सा होगा? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो न्यूटन के तीसरे नियम क्या हो जाएगा यहाँ पर?
क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे न्यूटन के नियम की, तो न्यूटन के कितने नियम होते हैं? न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं, जिसमें प्रथम नियम क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था, इसको कहेंगे स्थिर अवस्था में है, तो वह तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और गतिशील है तो तब तक एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल लगातार उसे स्थिर न किया जाए। स्थिर, अगर कोई गतिशील अवस्था में है तो उसे हमें कोई बल के द्वारा उसे रोका ना जाए तो वो होगा। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, सभी वस्तुएं अपनी अवस्थाएं परिवर्तन का विरोध करती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पर? जब कोई रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ती है तब उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, तथा इसके ठीक विपरीत जब कोई चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है तब उसके अंदर जब कोई यात्री बैठे यात्री की ओर आगे की ओर झुक जाते हैं। जब गाड़ी अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, अगर अचानक गाड़ी रुकेगी। जब हम किसी कार में यात्रा करते हैं तो चलती हुई कार के सापेक्ष हमारा शरीर गति की अवस्था में रहता है, परंतु जब ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बना रहता है, इसलिए हमारा शरीर ब्रेक लगने पर आगे की तरफ तेजी से झुकता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के बारे में यहाँ पर बात करते हैं हम। सेकंड लॉ ऑफ क्या है न्यूटन का? किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। तो इसका क्या उदाहरण हो जाएगा? जैसे कि क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है ताकि गेंद का वेग कम किया जा सके, इससे कम चोट लगती है। तेज घूमती गेंद में उसके वेग के कारण संवेग की मात्रा अधिक होती है, इसलिए गेंद में काफ़ी बल होता है। गेंद पकड़ के हाथ पीछे खींचने से गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। तो आप समझ गए इस बात को। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तृतीय नियम की प्रक्रिया क्या होगी? जिसको कहते हैं प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं न्यूटन के तीसरे नियम को। इसके उदाहरण की अगर हम बात करेंगे, बंदूक से जब कोई गोली निकलती है तब चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। यदि बंदूक को ठीक से हम नहीं पकड़ेंगे तो कलाई से वो छूट सकती है। सेकंड उदाहरण क्या हो सकता है इसमें? पानी में खड़े नाव पर से जब ज़मीन पर कूदा जाता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। तो ये भी एक न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो न्यूटन की गति का नियम के द्वारा आशा है आपको ये समझ में आया होगा न्यूटन का तीसरा नियम। तो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये कौन सा है? न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, तीसरा नियम होता है। तो क्या क्या? प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। मैंने अभी बताया, अगर हम कोई आदमी नाव में खड़ा है और नाव से वो कूद रहा है तो नाव से कूदते समय नाव पीछे की ओर चली जाएगी कूदते समय। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। तो साइकोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं। इस तरह के अध्ययन के क्वेश्चन जो आते हैं उसे आपको सीधे सीधे एकदम जानने के लिए इसकी जो ट्रिक है, यहाँ पर लॉजी लिखा हो लास्ट में, तो उससे आप समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जूलॉजी, जूलॉजी किसका अध्ययन होता है? प्राणी विज्ञान बोलते हैं जूलॉजी को। वोल्केनोलॉजी ज्वालामुखी अध्ययन कहते हैं। वोल्केनो जो होती है उनको ज्वालामुखी का अध्ययन कहते हैं। एक होता है ग्राफी भी बोल सकते हैं, जैसे कि टपोग्राफी, स्थलाकृति विज्ञान बोलेंगे उसको हम।
और सिस्मोलॉजी कहेंगे भूकंप विज्ञान का अध्ययन कहलाएगा। रेडियोलॉजी विकिरण विज्ञान का अध्ययन कहलाएगा। और पैडोलॉजी बताएंगे, पैडोलॉजी अगर बोलेंगे हम तो भूमि विज्ञान का अध्ययन होगा ये। उसी तरह से हम बात करते हैं न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी क्या होगा, तंत्रिका विज्ञान का अध्ययन हो जाएगा इसमें। और इस तरह से ऑप्थेमोलॉजी क्या होता है, नेत्र विज्ञान के अध्ययन। इस तरह के जितने भी लॉजी होंगे वो अध्ययन के बारे में हमें बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। जल में तैरता न्यूटन की गति के जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के द्वारा ये संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं हम। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यह कथन किसका है? तो सीधी सी बात है, ये न्यूटन का कथन है। और न्यूटन का ये कौन सा नियम है? तो इसके ये कमेंट में लिख के बताया, मैंने अभी बताया आपको इसके बारे में। नीचे चलते हैं। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियन नाम दिया गया है। तो पॉजिट्रॉन एक है। पॉजिट्रॉन किसको कहते हैं? एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। धनावेशित इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो ये कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना कहलाता है। तो एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से आप समझ सकते हैं इसको। तो एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी क्या हो जाएगा? निम्न में से एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। तो कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का कार्नेलाइट खनिज है। तो गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टिन और जिंक का ये एक अयस्क है गन मेटल। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। जो लहसुन होता है, लहसुन के अंदर से जो स्मेल आती है, जो खुशबू आती है, ये कहेंगे हम, तो किसकी आती है वो गंध? सल्फर यौगिक की आती है। तो 31 में यहाँ बात करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे जब गंध की बात हुई है, आपने सुना होगा कि एलपीजी गैस होती है जो घर के अंदर गैस इस्तेमाल की जाती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उस गैस के अंदर गंध के लिए कौन सा या क्या चीज़ मिलाई जाती है जिससे कि वो गंध आती है? तो उसको बोलेंगे हम मरकैप्टोन। मरकैप्टोन मिलाई जाती है उसके अंदर जिससे कि गैस रिसने की हमें पता चल सके। तो क्वेश्चन, जल में आसानी से घुलनशील है तो क्या है? नाइट्रोजन आसानी से घुलनशील है। क्वेश्चन करते हैं, भारी जल एक प्रकार का क्या है? ये मंदक है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होगा? कई जगह ये एग्जाम पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होगा? ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, D2O। D2O भारी जल का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो ऑप्शन था यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त। रक्त मतलब ब्लड। ब्लड एक कोलाइड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। पनीर निम्न का उदाहरण है। तो किसका? जेल का उदाहरण है पनीर। आपने देखा होगा जेली, जो जेली खाते हैं बच्चे लोग, उस टाइप का ही पनीर होता है। तो माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? माचिस की तीली के ऊपर जो मसाला लगा होता है, माचिस की तीली है उसके ऊपर ऐसे जो मसाला लगा हुआ होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो लाल फॉस्फोरस और गंधक का वो मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो वो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि हमारे एनवायरमेंट में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं हम। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है? तो ये आयोडीन है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सीसा सर्वाधिक स्थायी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम जल से हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 40, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर ये पाई जाती है ट्यूबलाइट के अंदर। यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो बल्ब होता है, आपने देखा है पहले जो बल्ब यूज़ किया जाता था वो येलो कलर का जो जलता है, बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। और आपने देखा होगा कि जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक
फिलामेंट लगा होता है बल्ब के अंदर, आपने देखा है इस टाइप से लगा होता है। ये किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया, ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो फ्रिज के अंदर गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है? वो आइसोब्यूटेन है। कहते हैं ना, फ्रिज को मत खोलो वरना गैस निकल जाएगी। तो कौन सी गैस भरी जाती है उसके अंदर? आइसोब्यूटेन इसके अंदर गैस भरी जाती है फ्रिज के अंदर। और वहीं पर हम बात करें जो चिप्स हैं, आपने चिप्स देखा होगा, चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस होती है? उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। और वो क्यों भरी जाती है? चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरने की एक खास वजह होती है, जिसमें कि नाइट्रोजन गैस क्या होती है? गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। ये गैस निष्क्रिय होती है, जबकि ऑक्सीजन गैस बहुत जल्दी किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है। इसलिए चिप्स पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और आपने देखा होगा कि गली में बच्चों के लिए गुब्बारा जो बेचने आता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए। जो उड़ने वाला गुब्बारा होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? हीलियम व हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है उसके अंदर। लेकिन ये दो गैस महंगी होने के कारण गुब्बारे वाले इसकी जगह कार्बाइड से बनने वाली सस्ती गैस एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि हवाई जहाज़ के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस हवाई जहाज़ के टायरों में भरी जाती है। अगर नाइट्रोजन भी दिया हुआ है ऑप्शन में, अगर हीलियम नहीं है तो आप नाइट्रोजन के ऑप्शन के ऊपर लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर ऑप्शन में हीलियम ही मिलता है, तो हीलियम के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो हवाई जहाज़ के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। और वहीं पर अगर हम बात करें एलपीजी जो गैस होती है उसके अंदर कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है? ब्यूटेन व प्रोपेन गैस का उपयोग किया जाता है उसके अंदर, ब्यूटेन और प्रोपेन का। और मैंने भी बताया है कि उसके अंदर जैसे गैस रिसने का पता चलता है, वो जो स्मेल आती है वो किसकी आती है? मरकेप्टोन की आती है स्मेल। मरकेप्टोन मिलाया जाता है जिससे कि हमें गैस की गंध आती है लीक होने पर। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आग बुझाने का जो सिलेंडर होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? आग बुझाने वाले सिलेंडर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और जो गैस की वेल्डिंग होती है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? उसके अंदर एसिटिलीन गैस भरी होती है। वहीं पर हम बात करते हैं जो सीएनजी गैस होती है, जिसको बोलते हैं हम संपीड़ित नेचुरल गैस, इसको कहेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होता है इसके अंदर? कौन सी गैस मिली होती है इसके अंदर? मीथेन गैस होती है सीएनजी के अंदर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी, 500 क्वेश्चन चलेंगे। सभी क्वेश्चंस आप देखते रहिए। साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसके अंदर कवर कराऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर मैं नोटिफिकेशंस भी लेके आता हूँ गवर्नमेंट जॉब के, प्राइवेट जॉब्स के भी, जिसमें अच्छा पैकेज मिलता है। और इस तरह के नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स को इसका फ़ायदा मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।